हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। तो बच्चों, आप देखते हैं अवकलन के अनुप्रयोग का आखिरी टॉपिक, जिसमें हमें यहाँ पर उच्चतम और निम्नतम फलन का उच्चतम होना, फलन का निम्नतम होना, मतलब फलन उच्चतम कहाँ पर होता है, निम्नतम कहाँ पर होता है, फलन का उच्चतम मान क्या होता है, फलन का निम्नतम मान क्या होता है, और ये सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे। बच्चों, बड़ा आसान सा ये टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा तो है, आखिरी है, थोड़ा बड़ा है। हम ये कहेंगे कि यहाँ से बच्चों एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर बनता है। और बोर्ड एग्जाम के बाद की बात करें कि भाई जब कभी हम कंपटीशन लेवल की बात करेंगे तो बच्चों वहाँ पर भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही कमाल का ये आपका टॉपिक है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक कोई हम फलन को ऑब्जर्व करें। पहले मान लेते हैं कि फलन हमारा जनरल सा y बराबर एफ एक्स मानते हैं, और उसका अगर हम एक ग्राफ खींचें, मान लेते हैं फलन हमारे पास है y बराबर एफ एक्स, और उस फलन y बराबर एफ एक्स का एक हम ग्राफ खींचें और फिर ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि भाई फलन का उच्चतम का क्या मतलब है, फलन का निम्नतम का क्या मतलब है, फलन कहाँ पर उच्चतम होता है, कहाँ पर निम्नतम होता है। तो इसके बारे में बच्चों यहाँ पर एक ग्राफ खींच लेते हैं। सबसे पहला काम ये देखो, हमारा एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पर इसको हम वाई अक्ष मान लेते हैं, और कोई जनरल सा कुछ भी लिख दें भाई। यहाँ पर इस प्रकार से एक ग्राफ खींच लेते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर हमने एक ग्राफ खींच लिया, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राफ खींचा है उस ग्राफ में थोड़ा ध्यान से करो तो कुछ बिंदुओं को हम ऑब्जर्व करें कि यहाँ से जो ग्राफ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये ग्राफ कहीं पर तो ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है। तो इस प्रकार से हमने इसको ग्राफ खींचा। मान लेते हैं कोई हमारा अंतराल है रियल नंबर, है ना, तो प्लस माइनस अनंत से प्लस अनंत में यहाँ पर हमने एक ग्राफ खींचा। या फिर एक काम करते हैं कि इसको एक अंतराल में फिक्स कर लेते हैं। देखो, ये हमारा ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये a, b में हमने ये बंद क्लोज इंटरवल मान लिया a, b, मतलब x बराबर a से x बराबर b में हमने आपका ये ग्राफ खींचा है, x बराबर a, और यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर b, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर b। यहाँ से x बराबर a से b में हमने कुछ ग्राफ ये खींचा, तो हमें इस प्रकार से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस प्रकार से हमें ग्राफ मिला। अब बच्चों, यहाँ से हम कुछ बिंदुओं को हमने बताया कि हमने ये देखा कि भाई किसी बिंदु पर ये ऊंचाई पर जा रहा है, किसी बिंदु पर नीचाई पर जा रहा है। तो उन बिंदुओं को ऑब्जर्व करो जहां पर ये ऊंचाई पर जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये आपका x बराबर c1 बिंदु है। c1 बिंदु पर ये फलन हमें ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बिंदु पर x बराबर c1 पर ये ऊपर है, और यहाँ दूसरा बिंदु कोई ये मान लेते हैं x बराबर c2 बिंदु है। c2 बिंदु पर ये हमें नीचे दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद में फिर ऊपर गया, देखो ये हमारे पास कोई तीसरा बिंदु मान लेते हैं x बराबर c3 है। c3 पर ये ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर हम c4 अगर बिंदु लें तो ये c4 बिंदु पर x बराबर c4 लिख दें, और यहाँ पर ये फिर नीचे से आया, फिर ऊपर गया, देखो यहाँ पर ये फिर ऊपर चला गया, कहाँ पर x बराबर, चलो यहाँ पर c5 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पर हमने कुछ 5 बिंदुओं को लिया है, और इनको आराम से समझो कि x बराबर c1 पर ये ऊपर है, c2 पर नीचे है, c3 पर ऊपर है, c4 पर नीचे है, c5 पर ऊपर है। तो बच्चों इस तरीके से a से b अंतराल में यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 बार टर्न किया है। देखो ये ऊपर गया, यहाँ से देखो फिर टर्न किया, नीचे आया, यहाँ c2 पर फिर ऊपर गया, फिर ये c3 पर नीचे आया, फिर c4 पर ये, मतलब कुल मिला के हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये 5 पॉइंटों पर टर्न कर रहा है ना। कहीं पर तो ये ऊपर पहाड़ी से बना रहा है ना, ये पहाड़ी सी, एक ये पहाड़ी सी। बच्चों, जो ऊपर पहाड़ी सी आकृति दिखाई दे रही है वो आपके सभी बिंदु उच्चतम बिंदु, उच्चतम का मतलब ऊंचाई पर, है ना। ये ऊंचाई पर जो बिंदु है, x बराबर c1 पर फलन सबसे ऊंचाई पर है, x बराबर c3 पर भी देखो ऊंचाई पर है, x बराबर c5 पर ये ऊंचाई पर है। तो बच्चों इन बिंदुओं को हम कहते हैं उच्चतम, ये उच्चतम के बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमा है, x बराबर c1 पर फलन मैक्सिमा है, x बराबर c3 पर मैक्सिमा है, x बराबर
C5 पर भी फलन हमारा मैक्सिमा है। जबकि यहाँ पर बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से देखो कि कुछ खाई सी बन रही है ना, ये यहाँ पर खड्डे बन रहे हैं, यहाँ पर भी एक खड्डा बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमने केवल दो ही स्थितियां दिखाई दे रही हैं, C2 पर और C4 पर, दोनों जगह पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर ये खड्डे से है ना। तो जो नीचाई वाले बिंदु होते हैं उनको निम्नतम कहते हैं। ये आपके बिंदु C2 पर फलन हमारा निम्नतम है, या निम्नतम कहें, न्यूनतम कहें, या मिनिमा कहें, या निम्निष्ठ कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर C2 पर निम्निष्ठ है और C4 पर फलन हमारा निम्निष्ठ है, मतलब निम्नतम है। और C1 पर और C3 पर और C5 पर फलन हमारा उच्चिष्ट है, मानी महत्तम है, या ये कहें उच्चतम है। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों एक बात समझो, उच्चतम कहने से अकेला काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर आप देखो तो भाई उच्चतम तो ये भी है, उच्चतम तो ये भी है, उच्चतम ये भी है। आप देखो इनके ये जो पड़ोसी बिंदु है ना, इन पड़ोसी बिंदुओं को आप ध्यान से देखो तो बच्चों इन पड़ोसी बिंदुओं में से जो पड़ोसी बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से ये सबसे ऊंचा है, इनमें से ये सबसे ऊंचा है। इसलिए इसको हम केवल ऊंचाई पर नहीं, महत्तम बिंदु नहीं, बल्कि स्थानीय महत्तम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थानीय उच्चतम बिंदु कहलाएगा C1। C1 बिंदु क्या है? स्थानीय उच्चतम, मतलब ये लोकल में सबसे ऊंचा है। ठीक है, और यहां पर जो इसकी वैल्यू मिल रही है, जो वैल्यू मिल रही है वो देखो यहां पर हम नोट कर दें कि ये आपकी FC वैल्यू है C1। FC1 जो वैल्यू मिल रही है वो इसका स्थानीय उच्चतम मान कहलाएगा। C1 बिंदु पर फलन का स्थानीय उच्चतम मान कितना है? FC1 है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहाँ देखो C2 पर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये C2 बिंदु जो है उसके नेबर पॉइंट जो है, पड़ोसी बिंदु हैं, उन पड़ोसी बिंदुओं से ये सबसे नीचा है। आप देख पा रहे हो, सबसे नीचा है। इसलिए इस बिंदु को हम स्थानीय निम्नतम का बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? C2 बिंदु को क्या कहते हैं? स्थानीय निम्नतम का बिंदु कहते हैं। मतलब ये जो पड़ोसी अड़ोसी बिंदु हैं उनमें से वो नीचा है। भाई नीचा तो ये भी है, नीचा ये भी है, लेकिन ये नीचा है, ये भी नीचा है, लेकिन ये नीचा जो है ना वो किन बिंदुओं से नीचा है? इन पड़ोसी वाले बिंदुओं से नीचा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको भी हम स्थानीय निम्नतम का बिंदु कहते हैं। और इस स्थानीय निम्नतम बिंदु का जो मान है, स्थानीय निम्नतम मान है, उसको हम कहते हैं FC2। ठीक है, ये FC2 जो मान हमें मिलेगा वो स्थानीय निम्नतम मान मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखो ये C3 पर ये बिंदु है C3, इसके अड़ोस पड़ोस के बिंदु हैं उनमें से ये सबसे ऊंचा है। इसलिए इस बिंदु को भी हम स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहते हैं। और ये स्थानीय उच्चतम का बिंदु जो है, उस स्थानीय उच्चतम बिंदु पर इसका स्थानीय उच्चतम मान है वो कितना है? FC3 है। ठीक है, स्थानीय उच्चतम मान कितना है? FC3 है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहां पर देखो ये हमारा स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। और इस स्थानीय निम्नतम पर आते हैं, देखो यहां पर ये स्थानीय निम्नतम है, क्योंकि देखो यहां पर इस तरीके से लिख देते हैं, है ना, ये इस तरीके से, क्योंकि ये भी देखो वही स्थिति है बच्चों। कौन सी? कि भाई इन पड़ोसी बिंदुओं से ये निचाई पर है, इसलिए इसको भी हम स्थानीय निम्नतम का बिंदु कहते हैं। C4 को स्थानीय निम्नतम का बिंदु कहते हैं। और इस स्थानीय निम्नतम बिंदु पर स्थानीय निम्नतम मान कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है FC4 मिल रहा है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार C5 की बात करो तो C5 ये हमारा ये पड़ोसी जो बिंदु है उनमें से ऊंचा है, इसलिए इसको स्थानीय उच्चतम बिंदु कहते हैं। और इस स्थानीय उच्चतम बिंदु का जो मान है वो देखो यहां से हम प्रदर्शित कर दें तो इस तरीके से ये स्थानीय उच्चतम का मान जो है वो FC5, कितना? FC5 हमें यहां से मिल रहा है। ठीक है बच्चों, ये FC5 यहां पर हमें मिल रहा है। तो बच्चों आपने ये देखा कि कुछ इसमें बिंदु ऐसे हैं जो ऊंचाई पर हैं, कुछ बिंदु नीचाई पर हैं। तो जो ऊंचाई वाले कुछ बिंदुओं पर फलन हमारा ऊंचाई पर है, जहां पर ऊंचाई पर है उसको हम उच्चतम या स्थानीय उच्चतम कहते हैं। और जो नीचाई पर जो बिंदु है उन नीचाई वाले कहां पर? C2 पर, C4 पर ये बिंदु आपके स्थानीय निम्नतम के बिंदु कहे जाएंगे। और स्थानीय निम्नतम के बिंदुओं पर जो मान मिल रहे हैं वो स्थानीय निम्नतम मान, और यहां पर भी स्थानीय निम्नतम मान मिल रहा है।
ठीक है बच्चों, समझ में आई। अब एक और बात, आपने समझा कि स्थानीय निम्नतम और स्थानीय उच्चतम क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। यहाँ पर ये लोकल मैक्सिमा है, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा है, यहाँ पर ये लोकल मैक्सिमा है, और यहाँ पर ये लोकल मिनिमा है, यहाँ पर भी इसको हम कहेंगे लोकल मिनिमा है। इसके बाद बच्चों और एक बात समझो, जो ऊंचाई पर बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना, उन ऊंचाई वाले बिंदुओं में से एक बिंदु कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो सब में से ऊंचा है। देखो ये भी ऊंचाई पर है, ये जो आपका लोकल मैक्सिमा है, यहाँ पर इसको लोकल मैक्सिमा कहते हैं, ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है। लेकिन इस लोकल मैक्सिमा में से यहाँ पर एक बिंदु ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर फलन सबसे ऊंचाई पर है। ये फलन यहाँ पर C3 पर फलन का मान सबसे उच्चतम है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मानी निरपेक्ष उच्चतम। निरपेक्ष उच्चतम मतलब उच्चतम में से उच्चतम, ऐसे समझो, उच्चतम में से उच्चतम। जैसे चार अमीर व्यक्ति मान लें, तो उसमें से हैं तो चारों अमीर, लेकिन उस चार में से अगर एक सबसे बड़ा अमीर है, उन चार में से भी एक अमीर होगा, है ना। अगर चार में से एक अमीर है तो उसको हम एब्सोल्यूट अमीर कहेंगे, ऐसे समझो, है ना, एब्सोल्यूट रिच मैन। यहां पर इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा उच्चतम है, ये भी उच्चतम है, ये भी उच्चतम है, लेकिन यहाँ पर फलन हमारा सबसे ऊंचाई पर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ये सबसे देखो निचाई पर है, ये भी निचाई पर है, तो यहाँ पर ये गरीब है, ये भी गरीब है, लेकिन इन दोनों में से ये सबसे छोटा, ये ज्यादा ही गरीब है ना। इसलिए इसको हम, इस बिंदु को क्या कहेंगे? C2 को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा मतलब निरपेक्ष निम्नतम। और यहां पर एब्सोल्यूट मिनिमा बिंदु पर जो हमें मान मिल रहा है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, निरपेक्ष निम्नतम मान, और यहां पर ये निरपेक्ष उच्चतम मान। ठीक है, ये निरपेक्ष उच्चतम मान यहां पर है जहां सबसे ऊंचाई पर है, उस बिंदु पर जो फलन की वैल्यू मिली है उसको हम निरपेक्ष उच्चतम मान कहते हैं। और जहां पर फलन की वैल्यू सबसे कम है, उस बिंदु पर जो फलन की वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष निम्नतम मान कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? यहां पर हमने लिखा कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि भाई यहां पर ये क्या है? यहां पर ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, लेकिन इन लोकल मैक्सिमा में से ये सबसे ऊंचाई पर है, इसलिए यहां पर C3 बिंदु पर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है ना, निरपेक्ष उच्चतम है, और उस निरपेक्ष उच्चतम मान उसका कितना है? FC3 है ना, FC3 है निरपेक्ष उच्चतम मान। इसी प्रकार से यहां पर लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है, C4 पर, C2 पर लोकल मिनिमा है, लेकिन उनमें इन दोनों में से ये देखो सबसे छोटा है, इसलिए इस मान को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मिनिमा मान अर्थात एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात? अच्छा एक बात और बच्चों, यहां पर देखो ये C1 बिंदु पर फलन हमारा क्या है? मैक्सिमा है। C2 बिंदु पर मिनिमा है, C3 पर मैक्सिमा है, C4 पर मिनिमा है, C5 पर मैक्सिमा है। तो जहां पर फलन मैक्सिमा और मिनिमा होता है उन बिंदुओं को क्रांतिक बिंदु कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यहां पर इसको क्या कहते हैं? क्रांतिक बिंदु। ये भी हमारा क्रांतिक बिंदु है। C1 क्रांतिक बिंदु है, C2 क्रांतिक बिंदु है, C3 क्रांतिक बिंदु है, C4 क्रांतिक बिंदु है, C5 क्रांतिक बिंदु है। मतलब इस पूरे इंटरवल में क्रांतिक बिंदु कितने मिल गए? 5। C1 C2 C3 C4 C5, क्योंकि 5 जगह पर फलन हमारा उच्चतम या निम्नतम है। ठीक है, तो जिन जिन बिंदुओं पर फलन उच्चतम या निम्नतम होता है उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों? चलिए, ये तो बातें हमारी सारी कुछ ऐसी बातें हो गई जिनको हमने परिभाषा के रूप में यूज किया है, लेकिन हमें जब पेपर या ये कहें कि जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इन शब्दों की जरूरत पड़ सकती है। इस ग्राफ राफ की कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ राफ नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। लेकिन हमें, अगर हम ये कहते हैं कि भाई निरपेक्ष उच्चतम, तो आप ये कहते हैं कि सर निरपेक्ष उच्चतम का क्या मतलब है? निरपेक्ष निम्नतम का क्या मतलब है? क्रांतिक बिंदुओं का क्या मतलब है ना?
उच्चतम बिंदु क्या होते हैं, निम्नतम बिंदु क्या होते हैं, तो आपको ये शायद वहां पर समस्या मिलती कि भाई यहां पर अब ये आ कहां से गए, क्या मतलब है इनका। तो ये सब कुछ हमने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों कुछ और बातें समझते हैं, यहां पर इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। नोट करते रहना है, सारी बातें आपको अच्छे से नोट करना है, और जब आप क्वेश्चन को हल करोगे ना फिर हमें ग्राफ राफ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ये ग्राफ के माध्यम से अगर आपने समझा तो, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं, और इसके बाद में अब हम लोग आते हैं, चलिए देखो समझते हैं। हम एक काम करते हैं, यहां पर एक एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष, किसी फलन y बराबर एफ एक्स का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारा एक ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का, ठीक है। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पर फलन हमारा उच्चतम है ना। किस बिंदु पर मान लेते हैं x बराबर c1 पर फलन हमारा उच्चतम है, बिल्कुल ठीक है। इस c1 बिंदु के थोड़े से अगर हम पहले की बात करें बच्चों, ये छोटी सी दूरी है h दूरी मान लेते हैं। h है तो शून्य से बड़ा लेकिन लगभग शून्य के बराबर है, ऐसे समझो। ये दूरी बहुत छोटी दूरी है, क्योंकि छोटी बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हमने ऐसे मानो जूम कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया। ये दूरी इतनी कितनी है h, और h दूरी पर यहां पर देखो फलन, ये ग्राफ पर बिंदु जो मिलेगा वो कौन सा बिंदु मिलेगा देख सकते हो आप, ये बिंदु मिलेगा। यहां पर अगर इस c बिंदु के आगे h दूरी पर आपको यहां पर एक बिंदु लेना है, तो यहां से आप देखो इस प्रकार से एक बिंदु हमने ले लिया x बराबर c से h दूरी पहले, x बराबर c से h दूरी आगे भी हमने एक बिंदु लिया। यहां पर दो बिंदु, इस बिंदु को क्या कहोगे बच्चों, यहां पर कहेंगे c माइनस h, मतलब c से h कम। इधर c में h जोड़ दिया है, ये h है, तो यहां पर c में h जोड़ दिया तो इसको हम c प्लस h कहेंगे, बिल्कुल ठीक है बच्चों। समझना ध्यान से, यहां पर फलन की वैल्यू कितनी है, fc है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर फलन की वैल्यू कितनी है, fc। यहां पर फलन की वैल्यू कितनी है, तो आपको कहना है कि यहां पर फलन की वैल्यू f ऑफ c माइनस h है। यहां पर बच्चों फलन की वैल्यू कितनी है, f ऑफ c प्लस h है, f ऑफ c प्लस h है। यहां पर देखो फलन की वैल्यू यहां पर शो करती है ना, यूं इस तरीके से, तो fc है, और यहां पर ये f c माइनस h है, यहां पर ये c f c प्लस h है। तो बच्चों अगर ये बिंदु आपका, यदि इस प्रकार से याद रखना है कि यदि x बराबर c पर फलन महत्तम कहें या उच्चतम कहें, x बराबर c पर फलन उच्चतम होगा, यदि ध्यान से समझना है, x बराबर c पर फलन अगर उच्चतम होगा तो f ऑफ c माइनस h f ऑफ c माइनस h छोटा होगा f c से, और f c बड़ा होगा f ऑफ c प्लस h से। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो x बराबर c पर फलन हमारा उच्चतम होता है। x बराबर c पर फलन, यहां पर फलन हमारा उच्चतम तब कहलाएगा जब c माइनस h का मान छोटा हो काहे से, fc से, तथा fc का मान बड़ा हो fc प्लस h से। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा x बराबर c पर फलन उच्चतम कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से एक और ग्राफ यहां समझ लेते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। मान लेते हैं कि फलन का ग्राफ इस प्रकार से है बच्चों, यहां से वही फलन है y बराबर एफ एक्स का हमने ग्राफ इस प्रकार से खींचा। तो यदि यहां पर आप देखो ये हमारा बिंदु निम्नतम का बिंदु है, x बराबर है, यहां पर c लिख देते हैं। c से थोड़े पहले की बात करो, कितने पहले की, h, और h क्या है, लगभग शून्य के बराबर, लेकिन शून्य से कुछ ज्यादा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये बिंदु हमारा c माइनस h कहलाएगा, और यहां से x बराबर c से दाईं ओर एक बिंदु हमने लिया। इस बिंदु को हम कितनी दूरी पर, h दूरी पर, इस बिंदु को हम कहेंगे c प्लस h कहेंगे, ठीक है। और यहां पर बच्चों देखो ध्यान दें, यहां पर ये इसको ऊपर तक ले जाए, यहां पर देखो ये, अब देखो यहां से fc की वैल्यू क्या मिलेगी, ये देखो fc की वैल्यू मिल जाएगी,
है ना, और यहां पर एफ सी प्लस एच की वैल्यू मिलेगी, ये देखो सॉरी सी माइनस एच, एफ सी माइनस एच की वैल्यू मिलेगी, और यहां से क्या मिलेगी, सी एफ सी प्लस एच की वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों यदि देखो यहां पर भी इस प्रकार समझो कि यदि x बराबर c पर फलन, x बराबर c पर फलन निम्नतम कहलाता है, निम्नतम कहलाता है ना, निम्नतम x बराबर c पर फलन निम्नतम होगा यदि x बराबर c पर फलन निम्नतम होगा। कब निम्नतम होगा, तब यदि f ऑफ c माइनस h बड़ा हो f ऑफ c से और एफ सी छोटा हो एफ ऑफ सी प्लस एच से, ऐसा हो तो बच्चों हम यहां पर कहेंगे कि फलन हमारा क्या है, तब हम कहते हैं कि फलन हमारा निम्नतम है, x बराबर c पर फलन निम्नतम कहलाता है यदि एफ ऑफ सी माइनस एच का मान बड़ा हो, ये देखो c माइनस एच का मान बड़ा हो एफ सी से तथा एफ सी का मान छोटा हो एफ ऑफ सी प्लस एच से, तो फलन हमारा क्या x बराबर c पर निम्नतम कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों जैसा कि अब हम आपको बता रहे कि यहां पर क्वेश्चनों को हल करने पर हमें ग्राफ नहीं खींचना है, ये सारी चीजें यूज तो करनी है लेकिन हमें ग्राफ के माध्यम से नहीं, हम डेरिवेटिव के माध्यम से अभी आपको सारी बातें बताएंगे। चलिए इसको भी नोट करो। इसके आगे बच्चों और थोड़ा बढ़ते हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों, वो इसको कहते हैं आपका वर्धमान और ह्रासमान फलन, पढ़ा है ना, वर्धमान ह्रासमान फलन। कोई फलन वर्धमान कब होता है, कोई फलन ह्रासमान कब होता है। बच्चों यहां पर समझो कि अगर हम आपको एक यहां से ग्राफ इस प्रकार से खींचें, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, और ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और ये हमारा हो गया मूल बिंदु। चलिए बहुत ठीक है। अब यहां पर एक और ग्राफ बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का, y बराबर एफ एक्स का ये हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। यहां पर बच्चों देखो ये बिंदु हमारा, ये देखो यहां पर मान लेते हैं x बराबर c बिंदु है, और x बराबर c पर यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है, उच्चतम का बिंदु है, x बराबर c उच्चतम का बिंदु है। अगर ये वास्तव में उच्चतम का बिंदु है तो अब आप ये बताओ बच्चों, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई स्पर्श रेखा और अवलंब का भी पढ़ा है ना, स्पर्श रेखा और अवलंब भी पढ़ा है। आपको ये बतायागा कि अगर हम किसी फलन का डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, या ये कहें डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, दोनों ही एक ही बातें हैं। अगर हम किसी फलन का अवकलन कर देते हैं तो अवकलन करने से हमें उसकी प्रवणता मिल जाती है, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता। अगर इस वक्र पर ये बिंदु है और इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो इस वक्र के इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे मिलती है, इस फलन का हम डेरिवेटिव ज्ञात कर लेते हैं, उसका अवकलन कर लेते हैं। अर्थात एफ डैश एक्स का जो मान होता है वो इस वक्र पर इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, उसकी प्रवणता को प्रदर्शित करता है एफ डैश एक्स, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि यहां पर अगर हम स्पर्श रेखा ये खींच देते हैं, ये हमने स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर दिखाई दे रही है। स्पर्श रेखा कैसी दिखाई दे रही है, एक्स अक्ष के समांतर दिखाई दे रही है। तो यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है, कोई भी रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता आपको पता है कितनी होती है, शून्य। बताओ क्यों होती है, क्योंकि प्रवणता निकालने के लिए हमें पता है प्रवणता बराबर होता है tan थीटा, और यहां पर बच्चों थीटा का मान तो शून्य है। थीटा का मतलब क्या होता है, रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव। ये रेखा धन एक्स अक्ष से झुकाव है ही नहीं, एक्स अक्ष के समांतर है, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों tan 0 लिख दें, और tan 0 का मान पता है हमें 0 होता है। तो इस तरीके से बच्चों यहां इसकी प्रवणता कितनी मिलती है, शून्य मिलती है। यहां पर इस बिंदु पर इसकी प्रवणता कितनी होती है, एफ डैश एक्स का मान कितना होता है, शून्य। जहां पर फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होता है वहां पर उसकी प्रवणता शून्य होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये फलन इस बिंदु पर अगर उच्चिष्ट है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान शून्य है, ठीक है। अच्छी बात है बच्चों। यहां पर अगर इस सी बिंदु से थोड़े से बाएं साइड पर अगर कोई बिंदु ले, तो यहां पर बच्चों अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो बताओ इसकी प्रवणता कितनी होगी। तो बहुत आसान से हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर इसकी अगर हम स्पर्श रेखा खींचें,
इसकी अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, इस बिंदु पर जो हमने स्पर्श रेखा बिंदु लिया है, इस वक्र के लेफ्ट में जो बिंदु लिया है उस पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो बच्चों ये स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी? तो आपको यहां पर वही थीटा निकालना है। अगर इसको हम डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहां से बच्चों ये कोण देखो न्यून कोण निकलेगा, मतलब 90 से कम निकलेगा। और 90 से अगर कम कोण होता है, ये कोण अगर 90 से कम होता है तो टेन थीटा का मान बच्चों क्या होगा? देखो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, 90 से कम मतलब प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में टेन थीटा का मान प्लस होता है। इसका मतलब यहां पर इसकी जो प्रवणता होगी तो बच्चों ये प्रवणता आपकी क्या होगी? प्लस वैल्यू देगी, मतलब एफ डैश एक्स का मान प्लस होगा। यहां लेफ्ट पर अगर जो स्पर्श रेखा खींची गई, लेफ्ट के बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची गई है तो उस बिंदु पर एफ डैश एक्स का मान क्या होगा? शून्य से बड़ा होगा। फिर से समझो, इस x बराबर c के लेफ्ट में अगर कोई हमने बिंदु लिया इस वक्र पर और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली तो उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य से बड़ी होगी, ठीक है, मतलब धनात्मक होगी। और यदि हम x बराबर c के आगे कोई बिंदु इस वक्र पर लें और वहां पर स्पर्श रेखा खींचे, वहां पर स्पर्श रेखा खींचे तो बच्चों ये स्पर्श रेखा देखो यहां से ऐसे डॉट डॉट करते हुए जाओ, यहां पर देखो समझने के लिए हम ऐसे कर देते हैं, यहां पर ये जो स्पर्श रेखा आपने खींची उसको हम और आगे बढ़ाएं और यहां पर देखो ये एक्स एक्स के साथ जो कोण बना है बच्चों ये तो 90 से बड़ा कोण बन गया। और यदि ये 90 से बड़ा कोण बनता है तो द्वितीय चतुर्थांश में टेन का मान क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश में थीटा पहुंच जाएगा 90 से बड़ा मतलब द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में थीटा का मान अगर होता है तो टेन थीटा का मान माइनस वैल्यू देता है, पता है ना। टेन थीटा का मान माइनस वैल्यू देगा तो बच्चों यहां से इस तरीके से हम कह सकते हैं टेन थीटा का मान अगर माइनस है मतलब शून्य से छोटा है, तो यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां से शून्य से छोटी हो गई। मतलब यहां पर अगर दाएं साइड में x बराबर c के दाईं ओर जो बिंदु लिया हमने उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली तो ये प्रवणता शून्य से छोटी होती है, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अगर ये शून्य से छोटी होती है तो यहां से एक हमें नतीजा, एक रिजल्ट मिल रहा है, वो क्या है कि अगर x बराबर c पर, x बराबर c ये हमारा महत्तम बिंदु है, मतलब उच्चतम बिंदु है, x बराबर c उच्चतम बिंदु है, तो इसके लेफ्ट में एक बिंदु लें, उस पर खींची गई प्रवणता, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता प्लस में होगी, जबकि x बराबर c के आगे इस वक्र पर कोई बिंदु लिया जाए और उस पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य से कम होगी। यहां पर प्लस और यहां पर एफ डैश एक्स माइनस में होगा, ऐसे कह सकते हो। एफ डैश एक्स यहां पर क्या है? प्लस में है, यहां पर एफ डैश एक्स क्या है? माइनस में है। तो बच्चों अगर प्लस से माइनस में होता है तो ये सी वाला बिंदु जो है वो उच्चतम का बिंदु कहलाता है। ये सी बिंदु उच्चतम का कब कहलाएगा? जब एफ डैश एक्स का मान लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में एफ डैश एक्स का मान प्लस हो और एक्स बराबर सी के राइट हैंड में खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात एफ डैश एक्स का मान क्या हो? माइनस हो। तो ऐसी स्थिति में यहां पर एक्स बराबर सी पर फलन हमारा क्या कहलाता है? मैक्सिमा कहलाता है। बताइए समझ में? जबकि बिल्कुल ठीक इसके उल्टी समझो, बिल्कुल जस्ट इसके उल्टा समझते हैं। यहां पर देखो हम एक ग्राफ खींचते हैं और ये ग्राफ इस प्रकार से खींच लें कि भाई फलन इस प्रकार से हमारा इसका ग्राफ है, मतलब ये बिंदु हम निम्नतम बिंदु सिद्ध करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं x बराबर c ये बिंदु है और इस बिंदु पर अगर ध्यान से समझो, इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा बच्चों खींचे तो ऐसे ही तो खींचेगी, मतलब ये स्पर्श रेखा कैसे खींचेगी? x अक्ष के समांतर खींचेगी और यहाँ पर x अक्ष के समांतर कोई रेखा जब होती है तो उसकी प्रवणता आपको पता है क्या होती है? शून्य होती है ना। अब इसके c के लेफ्ट की बात करें बच्चों, लेफ्ट पर कोई बिंदु लें और वहां पर अगर हम यहाँ इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचे तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी? आप बता सकते हो इसकी प्रवणता कितनी होगी? देखो अगर हम डॉट डॉट करके आगे मिलाएं तो बच्चों ये कोण जो दिखाई दे रहा है वो थीटा 90 से अधिक है, और यदि 90 से अधिक होता है तो tan 90 से अधिक की वैल्यू क्या होती है? tan 90 से अधिक की वैल्यू माइनस में होती है, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा tan थीटा का मान। तो अगर द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसका मतलब निगेटिव वैल्यू देता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स का मान शून्य से छोटा है, ठीक है। और अगर x बराबर c के दाईं ओर कोई बिंदु लिया जाए और वहां पर ये स्पर्श रेखा खींच दी जाए
तो यहां पर देखो अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो देखो डॉट डॉट करके आगे पीछे तक बढ़ाओ और एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनेगा वो कैसा कोण होगा बच्चों, यहां देखो इस प्रकार से बना दें और ये कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा, मतलब 90 से छोटा होगा। और जब 90 से छोटा कोण होता है तो tan थीटा प्लस में होता है, अर्थात यहां पर इसकी प्रवणता प्लस वैल्यू एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। तो बच्चों यदि ऐसा हो कि x बराबर c के बाईं साइड में एफ डैश एक्स का मान माइनस हो और दाईं साइड में एफ डैश एक्स का मान प्लस में अगर आता है, माइनस से प्लस में चिन्ह बदल जाता है, तो यहां पर c बिंदु को हम निम्नतम का बिंदु कहते हैं और यहां पर फलन का मान निम्नतम मान मिलेगा। बात आई समझ में बच्चों, यहां पर c बिंदु पर फलन का मान क्या मिलेगा, निम्नतम मान मिलेगा। और यहां पर इसको चेक करने के लिए इसके बाईं ओर कोई बिंदु लें और बाईं ओर बिंदु पर उसकी प्रवणता निकालें और वो प्रवणता अगर माइनस में आती है और दाईं ओर कोई बिंदु लें, उस बिंदु पर उसकी प्रवणता वक्र को डिफरेंशिएट करके जो dy/dx का मान निकलता है वही तो प्रवणता होती है। और उस dy/dx अर्थात f डैश एक्स में दाईं ओर वाला एक बिंदु जो हमने माना है उस बिंदु को रखने के बाद f डैश एक्स का मान प्लस वैल्यू अगर देता है तो इसको हम सी बिंदु को क्या कहते हैं, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है, निम्नतम का बिंदु है और इस बिंदु पर जो फलन का मान मिलेगा वो आपका मिनिमा वैल्यू मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, अब हम लोग यहां तक जब पहुंचे तो कुछ अब हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, उन रिजल्टों को भी देखना है। हम कैसे जान पाएंगे कि फलन हमारा उच्चतम है, फलन हमारा निम्नतम है। हालांकि यहां से आपने देखा, आप समझ सकते हो कि कब हमारा फलन निम्नतम होगा, कब हमारा फलन उच्चतम होगा। इसके टेस्ट करने के लिए फलन को उच्चतम या निम्नतम चेक करने के लिए बच्चों यहां पर दो हमारे पास तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका है जिसको हम कहते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण, मतलब एक बार अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद कुछ स्टेप फॉलो करेंगे, उनसे हम ये जान लेंगे कि फलन हमारा उच्चतम है या निम्नतम है। देखो एक तो है प्रथम अवकलज परीक्षण और एक है दूसरा द्वितीय अवकलज परीक्षण। दो परीक्षण हम यहां पर सीखते हैं। हालांकि प्रश्न में आपको एक ही परीक्षण से काम हमारा चल जाएगा, चाहे तो आप फर्स्ट अवकलज परीक्षण, प्रथम अवकलज परीक्षण अप्लाई करेंगे, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा हमें, और या फिर हम द्वितीय अवकलज परीक्षण करेंगे तो अभी हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। हम मोस्टली प्रश्नों में द्वितीय अवकलज परीक्षण को प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां पर पहले प्रथम अवकलज परीक्षण को समझो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, प्रथम अवकलज परीक्षण, प्रथम अवकलज परीक्षण मानी इसको कहेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है और सिंपल है, कतई परेशान ना हो। अगर आपने ये पूरा बेसिक आराम से समझ लिया तो इसके क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। हमने जैसा कि बताया कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा है इसलिए प्रश्न भी ज्यादा हैं, लेकिन इसको समझने के बाद जो बेसिक है ना आपका पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो आप ऐसे समझो सवाल सब कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो बच्चों पहले हम बात करें कि भाई प्रथम अवकलज परीक्षण से हमारा क्या मतलब है। प्रथम अवकलज परीक्षण, तो बच्चों अगर हम प्रथम अवकलज परीक्षण को अप्लाई करेंगे तो हम क्या क्या स्टेप यूज करेंगे पहले उनको ध्यान से समझो। देखो बच्चों क्या करते हैं, प्रथम अवकलज परीक्षण में जो दिया गया फलन हमारा y बराबर fx है उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात करते हैं। पूरे स्टेप हम यहां पर लिख देते हैं और उन स्टेप को आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल एकदम जस्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एकदम आसान से आंसर आ जाएगा। क्या करना है बच्चों, पहले दिया गया कोई फलन y बराबर fx है उसका x के सापेक्ष अवकलन करके हम dy/dx ज्ञात कर लेंगे। पहला स्टेप हो गया भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, ये अवकलन करने के बाद हम इसको dy/dx का जो मान ज्ञात होगा बच्चों, देखो dy/dx भी कह सकते हैं या इसको हम f' भी कह सकते हैं, एक ही बात है ना। y का अवकलन dy/dx लिखते हैं और fx लिखा हो तो उसको अवकलन f' लिखते हैं, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। तो y बराबर
एफ एक्स का जब हम अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो हमें dy ओवर dx मिलेगा अथवा एफ डैश एक्स मिलेगा। उसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर लिख लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो डेरिवेटिव निकलेगा उसको शून्य लिखना है। अब जब डेरिवेटिव को शून्य लिखोगे तो निश्चित रूप से बच्चों एक इक्वेशन मिल जाए। एक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। हो सकता है ऐसा इक्वेशन मिल जाए कि भाई जैसे मान लेते हैं फलन हमारा कोई y बराबर ये दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे दिया गया है मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां से अगर इसका हम अवकलन करेंगे मतलब dy ओवर dx निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2x प्लस इसका तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां से dy ओवर dx को हम 0 अगर लिख दें तो dy ओवर dx 0 लिखते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से x का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां से और किसी प्रश्न में ऐसा हो सकता है कि फलन हमारा कुछ इस प्रकार से दे, मान लेते हैं कि फलन हमारा ऐसा दे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है ना और प्लस 5 कुछ ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा दे। तब इसका अवकलन करेंगे dy ओवर dx बराबर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों, ऐसे ही तो हो जाएगा। अब इसको हम यहां पर क्या करते हैं, जब डेरिवेटिव निकालते हैं उसको हम डेरिवेटिव को 0 लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0 लिखेंगे। अब यहां से देखो 3x स्क्वायर बराबर में माइनस का इधर इसको हल करके x के मान निकालो, मतलब बात ये है। तो ये हमारा दिख रहा है बिल्कुल ये वर्ग समीकरण है, द्विघाती समीकरण है, तो यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर देखा आपने एक रैखिक समीकरण मिल रहा था तो x का केवल एक ही मान मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है किसी प्रश्न में x के 2 मान मिलेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न में x के 2 मान मिल रहे हैं, यहाँ पर इस प्रश्न में x का केवल एक ही मान मिल रहा है। तो एक मान भी मिल सकता है, 2 मान भी मिल सकते हैं x के, या फिर x के 3 मान भी मिल सकते हैं किसी प्रश्न में। वैसे मोस्टली प्रश्नों में x बराबर 1 मान मिलेगा x का, या फिर किसी प्रश्न में x का मान 2 मिल सकते हैं, या फिर किसी प्रश्न में x के मान 3 मिल सकते हैं, ज्यादा नहीं, 2 या 1 ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर किसी प्रश्न में x का मान 3 मिलता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं। तो इस तरीके से बच्चों क्या करना है, dy ओवर dx को 0 लिखना है और उसको हल करने के बाद x के हम मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, dy ओवर dx बराबर 0 रखने पर हल करने पर x के मान ज्ञात करते हैं, x के मान ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई। x के मान ज्ञात करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये x के मान हमें कुछ इस प्रकार से मिल गए, x बराबर a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, ये हमें कुछ मान मिल गए। कुछ भी मिल सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि x का 1 मान मिल सकता है, x के 2 मान मिल सकते हैं, किसी प्रश्न में x के 3 मिलेंगे या ज्यादा भी मिल सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। तो हमने मान लिया कि हमें जो मान मिले x के वो 1 मान मिल गया x बराबर a, दूसरा x बराबर b, तीसरा x बराबर c, कुछ ऐसे मान हमें मिल गए, ठीक है बच्चों। इन मानों को क्या कहते हैं, इन्हीं जो x के मान है ना, इन्हीं x के मानों को हम क्रिटिकल बिंदु कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर फलन हमारा उच्चिष्ट या निम्निष्ट होता है। जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले जब ग्राफ खींचा था ना, तो याद करो ऐसे हमने कुछ ग्राफ बना लिया था। तो यहाँ पर ये देखो बिंदु हमने लिखा था x बराबर c1, यही तो ये c1 है समझो, है ना। यहां पर ये C2, ये C3, ये C4, या ये कहें x बराबर a, x बराबर b, x बराबर c, यहां पर देखो है ना x बराबर c, ये x बराबर d। तो ये बिंदु बच्चों क्या होते हैं, यही बिंदु क्रिटिकल बिंदु होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, मतलब ये क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर क्रांतिक बिंदु मिल जाएंगे। इस पर फलन हमारा या तो उच्चिष्ट होगा, किसी पर उच्चिष्ट होगा तो किसी पर निम्निष्ट होगा। यही तो हमें चेक करना है कि इस पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, इस पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, इस पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, यही तो हमें चेक करना है। तो अब आगे वाले स्टेप में क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो, तीसरे स्टेप की बात समझो। तीसरे स्टेप में क्या करना है, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, कौन से परीक्षण से चेक कर रहे हैं, प्रथम अवकलज परीक्षण से चेक कर रहे हैं कि फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो आपने 2 स्टेप समझ लिए। पहले स्टेप में क्या करना है, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करके dy ओवर dx ज्ञात करना है। और दूसरे स्टेप में उस dy ओवर dx को अर्थात f डैश x को 0 के बराबर रखने के बाद उसको हल जब करते हैं तो x के कुछ मान मिलते हैं, इन्हें हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। इन क्रांतिक बिंदुओं पर अब हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट चेक करना है। तीसरा स्टेप समझते हैं बच्चों। अब क्या करना है, x बराबर a से पहले कुछ मान लें, x बराबर a से पहले। थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि भाई यहां पर हम x बराबर a, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है।
अगर हम ये कहें कि x बराबर 3 पर बताओ चेक करके कि भाई x बराबर 3, ये मान लेते हैं a का मान 3 है, तो x बराबर 3 पर हम ये चेक करके बताएं कि x बराबर 3 पर फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। मान लेते हैं कि x का मान 3 आया, इसको हमने हल किया, x का मान 3 आया, तो x बराबर 3 पर हमें चेक करना है कि फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो बच्चों x बराबर 3 से एक पहले का कुछ नंबर ले लो, 3 से पहले और 3 से बाद के नंबर लो। x बराबर 3 से पहली कोई संख्या लें और उस पर हम उसमें f डैश x में रख के देखें प्लस वैल्यू दे रहा है या माइनस दे रहा है। और फिर इसके बाद x बराबर 3 से एक आगे कोई बिंदु लें, उस पर चेक करें f डैश x का मान प्लस वैल्यू है या माइनस वैल्यू है। अगर पहले पर प्लस आ जाए और दूसरे पर माइनस आ जाए तो उच्चिष्ट लिखना होता है, और यदि पहले पर माइनस आए दूसरे पर प्लस आए तो निम्निष्ट होता है। याद करो, थोड़ी देर पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि भाई अगर फलन इस प्रकार से है, ये हमने लिख लिया x बराबर, हमने एक उदाहरण के तौर पे x का मान 3 लिखा है, तो x बराबर 3 से पहले बच्चों यहां पर कोई बिंदु होगा, x बराबर 3 से पहले, x बराबर 3 से पहले मान लेते हैं x बराबर 2 है। x बराबर 3 से आगे की बात करें तो बच्चों यहां पर x बराबर ये मान लेते हैं 4 है, ये 4 है, ये 2 है। तो x बराबर 2 पर हम f डैश x का मान चेक करेंगे। जो f डैश x है उसमें x बराबर 2 लिखो, f डैश x जो हमारा यहां पर निकल के आया है, मतलब उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का मान जो निकल के आया है उसमें x का मान हम 2 रख के देखें और ये देखें कि ये प्लस वैल्यू दे रहा है या माइनस दे रहा है। अगर ये प्लस वैल्यू दे रहा है और ये x बराबर 4 रखने पर, फिर इसके बाद x बराबर 4, पहले तो हमने x बराबर 2 पर चेक किया, अब फिर x बराबर 4 पर चेक करो। x बराबर 4 पर f डैश x का मान ये अगर माइनस वैल्यू दे रहा है, ये क्या कह रहा है, माइनस वैल्यू दे रहा है, मतलब 0 से छोटा है, मतलब यहां पर ये f डैश x क्या है, f डैश x ये प्लस वैल्यू दे रहा है, यहां पर f डैश x का मान क्या दे रहा है, f डैश x का मान माइनस वैल्यू दे रहा है। तो बच्चों अगर माइनस से ये माइनस है और यहां पर प्लस है, माइनस से प्लस में बदल रहा है, तो निश्चित रूप से फलन हमारा क्या है, उच्चिष्ट कहलाता है। ठीक है कि नहीं, फलन हमारा क्या कहलाता है, उच्चिष्ट कहलाता है। और बिल्कुल जस्ट इसके विपरीत की बात करो तो विपरीत में बच्चों यहां पर इस प्रकार से फलन बनाते हैं। अभी हमने ग्राफ बना के सारी बातें बताई थी कि यहां पर ये x बराबर मान लेते हैं 3 है, x बराबर 2 पर चेक करो, x बराबर 4 पर चेक करो, x बराबर 2 पर यहां पर स्पर्श रेखा खींचो, x बराबर 4 पर यहां स्पर्श रेखा खींचो, और यहां से अगर ये माइनस है, f डैश x का मान माइनस है, यहां पर f डैश x का मान प्लस दे रहा है, तो फलन हमारा x बराबर 3 पर निम्निष्ट कहलाता है। सही है बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई? अभी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आएगा, कतई परेशान ना हो। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल समझ में सारी बात आएगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं इस बात को, देखो यहां पर हम लिख देते हैं कि x बराबर a पर हम ये चेक करते हैं कि फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। x बराबर a से होकर जाने पर बाएं से दाएं, है ना, x बराबर a से होकर बाएं बिंदु पर, ऐसे लिखें हैं, से होकर बाएं बिंदु पर f डैश x का मान 0 से बड़ा है, मतलब f डैश x का मान 0 से बड़ा है, मतलब f डैश x प्लस वैल्यू है, और दाएं बिंदु पर f डैश x माइनस वैल्यू है, तो x बराबर a पर फलन उच्चिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्चिष्ट मानी उच्चतम कहलाता है, उच्चतम कहलाता है। और यदि, एक मिनट, और f a क्या कहलाता है, और f a उच्चतम मान कहलाता है, उच्चतम मान कहलाता है। मतलब फलन के मान में x का मान a रख दे तो जो फलन का मान आएगा वो हमारा उच्चतम मान हो जाता है। तथा
तथा यदि ऐसा हो कि x बराबर a से होकर बाएं से दाएं बाएं बिंदु पर, ऐसे लिख दें, बाएं बिंदु पर f डैश x माइनस वैल्यू और दाएं बिंदु पर f डैश x प्लस वैल्यू देता है, f डैश x प्लस वैल्यू देता है, तब x बराबर a पर फलन निम्नतम कहलाता है और fa निम्नतम बिंदु कहलाता है, fa निम्नतम मान कहलाता है। आई बात समझ बच्चों? ठीक है बात कि नहीं? यहां पर इस परीक्षण को हम ऐसे करेंगे। अच्छा, कभी कभी बच्चों एक बात और यहां पर समझनी है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि, चलो अभी 1 मिनट इसमें थोड़ा इंक डाल लें, फिर बताते हैं आपको। और बच्चों अगर ऐसा हो, थोड़ा ध्यान से समझो, अगर ऐसा हो कि भाई ये देखो, हम यहां पर एक छोटा सा ग्राफ खींच लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक कोई ग्राफ है और यहां पर बच्चों कोई मान लेते हैं ये बिंदु है हमारे पास, कोई x बराबर a ये बिंदु है। अब अगर बच्चों यहां पर हम बात करें, यहां पर स्पर्श रेखा खींचे तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर नहीं है, मतलब यहां पर f डैश x का मान 0 नहीं है। f डैश x डज नॉट इक्वल टू 0। f डैश x क्या यहां पर 0 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, मतलब यहां पर f डैश x 0 नहीं है। इसका मतलब यहां पर फलन हमारा उच्चिष्ट निम्निष्ठ हम नहीं कह सकते। ठीक है, यहां पर बिंदु f x बराबर a पर फलन हमारा उच्चिष्ट या निम्निष्ठ हम इसको यहां पर नहीं कह सकते। यहां पर एक काम और करते हैं, इसके बाईं ओर यहां पर अगर कोई बिंदु लें और दाईं ओर कोई बिंदु लें और उन बिंदुओं पर अगर स्पर्श रेखा खींचें बच्चों, तो यहां पर जो कोण बन रहा है स्पर्श रेखा पर, ये निश्चित रूप से 90 से बड़ा बनेगा और इसकी जो प्रवणता होगी, तो अगर ये 90 से बड़ा बनता है तो tan थीटा का मान माइनस में होता है, मतलब 0 से छोटा होगा। f डैश x क्या होगा? 0 से छोटा। अगर इसके लेफ्ट के तरफ कोई बिंदु लें और उस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो बच्चों वो भी बिल्कुल f डैश x का मान क्या आएगा? यहां भी 0 से छोटा ही आएगा। ठीक है कि नहीं? यहां पर लें या फिर यहां पर लें, दाएं साइड का बिंदु या बाएं साइड का बिंदु अगर कोई लें और उस पर स्पर्श रेखा खींचे तो उस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 से छोटी ही आएगी, क्योंकि थीटा का मान 0 से बड़ा, मतलब 90 से बड़ा बन रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा है, देखो हमने बताया कि ये तो प्लस से माइनस में जाए या माइनस से प्लस में जाए, यहां पर देखो माइनस से माइनस में जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब चिन्ह परिवर्तन ना हो तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नति परिवर्तन बिंदु, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। उस बिंदु पर फलन हमारा ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पर फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। यहां पर फलन हमारा ना उच्चिष्ट होता है ना निम्निष्ठ होता है, ये नति परिवर्तन का बिंदु कहलाता है। बात आई समझ में? जब उसका साइन ना बदले, मतलब प्लस से प्लस में चला जाए, या यहां से देखोगे तो इधर का कोई बिंदु लेंगे तो प्लस से प्लस में जाएगा, इधर का कोई बिंदु लेंगे तो माइनस से माइनस में जाएगा, तो या तो प्लस से प्लस में चला जाए या माइनस से माइनस में चला जाए। जिस बिंदु पर ऐसी स्थिति बनती है कि उसके पहले का बिंदु और उसके बाद का बिंदु अगर हम लें तो पहले वाले बिंदु पर जो साइन है वही साइन उसके बाद वाले बिंदु पर अगर आता है तो फलन हमारा उस बिंदु पर न तो उच्चिष्ट कहलाता है ना ही निम्निष्ठ कहलाता है। उस बिंदु को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? तो इतना ये सब कुछ हो गया बच्चों प्रथम अवकलज परीक्षण के लिए। हम जान जाएंगे कि प्रथम अवकलज परीक्षण से हम ये जान जाएंगे कि हमारा फलन उच्चतम है या निम्नतम है, उसका उच्चतम मान कितना है, उसका निम्नतम मान कितना है, ये भी सीख लेंगे यहां से, है ना। ये देखो f a का मान जो निकलता है वो क्या है? निम्नतम मान है।
यहां से x बराबर a पर फलन का जो मान निकलता है, देखो fa का मान निकलता है, वो उच्चतम मान निकलता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए इसके बाद बच्चों यहां पर द्वितीय अवकलज परीक्षण की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण द्वितीय अवकलज परीक्षण, इसको देखो समझते हैं। यहां पर ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, द्वितीय मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखो क्या करना है बच्चों, कैसे हम चेक करेंगे इससे कि फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। ध्यान से समझना है। देखो क्या करते हैं बच्चों, द्वितीय अवकलज परीक्षण, जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि द्वितीय अवकलज परीक्षण को हम 95% प्रश्नों में हल करेंगे। मतलब इसी मेथड से हम सभी प्रश्नों को लगभग हल करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जब द्वितीय अवकलज परीक्षण हमारा फेल हो जाए तब हम प्रथम अवकलज पर आते हैं, नहीं तो अगर हम द्वितीय अवकलज से ही चेक करें तो बच्चों ये हमारा द्वितीय अवकलज परीक्षण जो है ना बिल्कुल एकदम सिंपल है, गलती होने के चांस भी कम है और सिंपल भी है। इसलिए मोस्टली सवाल हम द्वितीय अवकलज परीक्षण से ही हल करेंगे। ठीक है, हालांकि हम आपको प्रथम अवकलज परीक्षण से भी करवाएंगे, द्वितीय से भी करवाएंगे, लेकिन अगर आप परीक्षा में द्वितीय अवकलज परीक्षण से करोगे तो ज्यादा आसान तरीका से हम प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे और सरलता से हल करेंगे। चलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण के बारे में समझते हैं बच्चों। द्वितीय अवकलज परीक्षण के लिए भी ये दो स्टेप तो हमें बिल्कुल वही करना है जो हमने प्रथम अवकलज परीक्षण के लिए किए हैं, वही द्वितीय अवकलज परीक्षण के लिए करना है। क्या करना है, y बराबर fx जो हमारा फलन दिया गया है उसको x के सापेक्ष अवकलन करके dy ओवर dx याद करो। इसके बाद जो dy ओवर dx का मान हमें मिला है उसको हम शून्य के बराबर रखने पर f' बराबर शून्य रखने पर करने पर x के मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, और x के ये मान लेते हैं कि ये हमें मिल गए, x बराबर a b c ये कुछ मान मिले, इनको क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे कौन से बिंदु हैं, क्रांतिक बिंदु। तो हम दूसरे स्टेप में जो प्रथम अवकलज परीक्षण के लिए जो दो स्टेप किए थे, बिल्कुल जस्ट वही स्टेप हमें द्वितीय अवकलज परीक्षण के लिए भी करने हैं। दो स्टेप तो हमारे वही है। आगे तीसरे स्टेप में फिर अब थोड़ा सा काम बढ़ गया, वो क्या है, बल्कि हम ये तो कह सकते हैं कि प्रथम अवकलज से तो घट और गया। कैसे, देखो समझो बात। दो तो स्टेप वही हो गए। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, द्वितीय अवकलज परीक्षण क्योंकि है यहां पर, तो अब हमें ये dy ओवर dx का फिर से अवकलन करके हम d2y ओवर dx2 निकालेंगे, मतलब द्वितीय अवकलज ज्ञात करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखना है dy ओवर dx का पुनः अवकलन करके d2y ओवर dx2 ज्ञात करते हैं। यहां पर ये स्टेप हमारा बढ़ गया। देखो क्या करते हैं, जो हमने dy ओवर dx का मान निकाला था उसका एक बार फिर से अवकलन करना है, तो d2y ओवर dx2 मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, यहाँ चौथे पॉइंट पर यहां पर देखते हैं कि ये d2y ओवर dx2 का जो मान हमने निकाला है उस d2y ओवर dx2 में हम x बराबर a रख के देखते हैं। अब चौथे नंबर पर क्या करेंगे, x बराबर a पर d2y ओवर dx2 का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर a पर d2y ओवर dx2 का मान ज्ञात करते हैं और फिर ज्ञात करने के बाद जब मान ज्ञात हो जाए तो हमें फिर दो बातों को यहाँ अवलोकित करना होता है। दो बातों से हमें हमारा रिजल्ट मिलता है कि यदि ऐसा हो कि यदि d2y ओवर dx2 का मान प्लस वैल्यू दे दे, मतलब शून्य से बड़ा हो जाए। यदि d2y ओवर dx2 का मान शून्य से बड़ा है तो फलन निम्नतम होता है। x बराबर a पर फलन निम्नतम होता है। ठीक है, x बराबर a पर फलन हमारा निम्नतम होता है। कब, जब d2y ओवर dx2 का मान शून्य से बड़ा आ जाए, मतलब प्लस वैल्यू आ जाए। और यदि ऐसा हो जाए, यदि d2y ओवर dx2 का मान शून्य से छोटा आ जाए तो फलन x बराबर a पर निम्नतम कहलाता है। तो फलन x बराबर a पर
निम्नतम कहलाता, 2 बार फलन फलन लिख गया है ना, पर निम्नतम उच्चतम कहलाता है ना, उच्चतम कहलाता है। ठीक है, यहां पर इस बात को भी आपको याद रखना है कि भाई जब हम d2/dx2 का मान निकालें तो ये d2/dx2 का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो x बराबर a पर फलन हमारा निम्नतम कहलाता है, और यदि d2/dx2 का मान 0 से छोटा आता है, मतलब माइनस में आता है, तो x बराबर a पर फलन हमारा उच्चतम कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर उच्चतम मान क्या होगा, देखो यहाँ पर उच्चतम मान और निम्नतम मान क्या होगा, तो निम्नतम मान क्या है, यहाँ पर लिख दें निम्नतम मान। निम्नतम मान fa जो है वो निम्नतम मान होगा, तथा यहाँ पर देखो उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम मान जो fa का मान निकलेगा वो आपका उच्चतम मान होगा। ठीक है, निम्नतम मान fa होगा, उच्चतम मान आपका यहाँ पर fa होगा। ठीक है, अगर x बराबर a पर d2/dx2 का मान 0 से छोटा आता है तो फलन हमारा उच्चतम होता है, और उच्चतम मान कितना होता है fa। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यदि d2/dx2 का मान 0 से बड़ा आता है तो फलन x बराबर a पर निम्नतम कहलाता है, और निम्नतम मान कितना होता है fa। ठीक है बच्चों, इतनी बात है। और यदि ऐसा हो जाए भाई कि अगर x बराबर a पर, यदि x बराबर a पर, देखो एक तीसरा पॉइंट और समझो, यदि ऐसा हो जाए कि यदि x बराबर a पर d2/dx2 का मान 0 आ जाए, मतलब ना प्लस में आए ना माइनस में आए, शून्य आ जाए, तो यहां पर ये द्वितीय परीक्षण असफल हो जाता है। क्या लिखना है, तो यह परीक्षण असफल हो जाता है, परीक्षण असफल हो जाता है। तो इस परीक्षण को हम असफल समझ लेते हैं, और तब हम पुनः प्रथम अवकलज परीक्षण पर लौट आते हैं, पुनः प्रथम अवकलज परीक्षण पर लौट आते हैं। यहाँ पर फिर वही पुनः प्रथम परीक्षण पर आके हम ये देखते हैं कि x बराबर a से पहले का बिंदु और x बराबर a से आगे का बिंदु लेकर उस पर प्रवणताएं देखते हैं कि अगर माइनस से प्लस में जा रही है या प्लस से माइनस में जा रही है। अगर प्लस से माइनस में जा रही है तो आपको उच्चिष्ट लिखना है, और माइनस से प्लस में जा रही है तो आपको निम्निष्ट लिखना होता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो जाए कि d2/dx2 का मान 0 मिलता है तो हमें यहाँ पर ये लिखना है कि ये सफल हमारा परीक्षण जो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे थे वो हमारा असफल है। यहाँ पर जब d2/dx2 का मान 0 हो जाए तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस बिंदु पर फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो फिर हमें उसके उच्चिष्ट या निम्निष्ट चेक करने के लिए हम पुनः प्रथम परीक्षण टेस्ट जो हमारा है उस पर लौट के हमें आना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में बात आई। तो इस तरीके से ये हम इन दोनों विधियों से, दोनों परीक्षणों से हम किसी भी फलन को चेक कर पाएंगे कि फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, मानी महत्तम है या न्यूनतम है या मैक्सिमा है या मिनिमा है, तीनों एक ही बात है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय।